नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो पॉलिटिकल की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि हमारा 5वां जो अधिकार था सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, जिसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको अपनी संस्कृति तथा शैक्षणिक विकास करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत अपने वो उन अधिकार के माध्यम से वो अपनी भाषा, धर्म और शैक्षणिक समुदायों के संबंधित जो भी उनके शैक्षणिक अनुसंधान है उसमें अपना अपने अल्पसंख्यक लोगों या जाति समुदाय के द्वारा अपना शैक्षणिक विकास कर सकते हैं। अपनी कल्चर, संस्कृति है वो बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में सुरक्षित है, वो रख सकते हैं। और इसी के तहत हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जिसमें कोई भी व्यक्ति, पर्सन है, वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा वो कर सकते हैं। और जो उच्च न्यायालय और वो सर्वोच्च न्यायालय है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश या निषेध आदेश या अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण रिट के द्वारा जो उपरोक्त दिए गए अधिकार है उनकी रक्षा वो कर सकते हैं। और इसी के संबंधित जो हमारा आगे जो इससे लेक्चर था कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यक महिलाओं और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा वो की जाती है, इनसे राष्ट्रीय आयोग भी बने हुए हैं। उससे संबंधित हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो किस तरीके से इन अल्पसंख्यक और किसी भी व्यक्ति, समुदाय, नागरिक के अधिकारों की रक्षा वो कर सकता है, और क्यों इसकी जो कल्पना है, जो अधिकार है, गठन है, वो किस तरीके से किया गया है। क्योंकि 1993 के जब 1993 के अंदर जब इसका गठन किया गया था तो किस तरीके से ये कार्य प्रणाली को अपनाया था। तो इससे संबंधित हमारा आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है, यानी कि किस तरीके से किसी संविधान के अधिकारों को लागू करना, उसके तहत हम किसी भी संविधान की उसकी विस्तृत व्याख्या को जान सकते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं, जिस तरीके से नागरिकों को अधिकार है वो दिए जाते हैं। समाज के गरीब, अशिक्षित, कमज़ोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सब व्यक्तियों, पर्सन, जितने भी देश के अंदर रहने वाले, जो गरीब है, शिक्षित है, कमज़ोर है, अल्पसंख्यक है, जिन सभी के द्वारा जो अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए और उनकी स्वतंत्रता वो होनी चाहिए, अपनी व्याख्या वो करनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकार के हनन के विरुद्ध चौकसी वो करती हैं। कुछ इंस्टीट्यूट, संस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं जो अधिकारों के हनन के लिए या जिनके वजह से या किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति, पर्सन के अधिकारों का जब हनन किया जाता है तो उन संस्थाओं के माध्यम से उनमें जो रिट है या उसके दो मूवमेंट है वो दायरा वो किया जा सकता है, जिसके अंदर हमारा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के नाम से जो इंस्टीट्यूट है वो जाने जा सकते हैं, जो इन अधिकारों के संबंधित जो कार्यप्रणाली को वो अपनाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो अलग अलग विशेष संदर्भ में उनकी जो कार्यप्रणाली को अपनाया जाता है, उनके अधिकारों को, व्यक्ति, पर्सन के अधिकारों को सुरक्षित है वो रखा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था, यानी कि मानवों के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके शोषण की मुक्ति पाने के लिए एक जो आयोग का गठन है वो राष्ट्रीय स्तर पर किया था 1993 के अंदर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य वो होते हैं। जब इसका गठन किया जाता है तो इसके अंदर अगर इसके मेंबर या सदस्य की बात की जाती है तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसका मुख्य न्यायाधीश
वो इसका सदस्य होता है, और या फिर जो अन्य सदस्य होते हैं जिसको मानवाधिकार से संबंधित या ज्ञान या व्यवहारिक रूप से जो अनुभव रखने वाले, क्वालिफिकेशन रखने वाले, वो संबंधित माना जा सकता है। तो इस तरीके से इसका जो गठन है वो 1993 के अंदर करने के बाद उसकी जो चेयरमैनशिप है या उसका प्रमुख सदस्य वो माने जा सकते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पड़ोसी व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। यानी कि इसको अपनी जो भी शिकायतें उसको मिलती है तो उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, या तो वो सत्य संज्ञान ले सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसमें जांच पड़ताल के लिए जो एप्लीकेशन है वो लगाई जाती है। जेलों में बंद बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित है वो कर सकता है। तो जितने भी जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनकी स्थिति, उनका अवलोकन, उनकी रिसर्च के बारे में, उनकी दिक्कतों के बारे में वो अध्ययन है वो कर सकता है, और किसी भी मानवाधिकार, मानव से संबंधित उत्थान के लिए कोई भी शोध है उसको प्रोत्साहित कर सकता है, उसको उस फील्ड को रिसर्च है वो कर सकता है। तो ये सभी कार्य उससे संबंधित है वो माने जाते हैं। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, इनमें से अधिकतर ही हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों, कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग के संबंधित है वो काफ़ी संख्या में इसको साल के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में इसको शिकायतें मिलती रहती है, जिसमें से जो शिकायत इसको मिलती है वो किसी भी व्यक्ति पर्सन की पुलिस कस्टडी के अंदर उसकी डेथ हो जाने के बाद, और हिरासत के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार, लोगों के गायब हो जाने, पुलिस की ज्यादतियों और पुलिस कार्रवाई की वजह एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उस पर कार्रवाई न करने, या जितने भी महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और बलात्कार के जो केस हैं वो इससे संबंधित है वो माने जा सकते हैं। इसकी वजह से इसको जो अपना सत्य संज्ञान है वो लिया जाता है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामलों के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरीके से पंजाब में 1984 के बाद दंगे हुए थे, काफ़ी अधिक मात्रा में जो युवक थे वो गायब हो गए थे, और 2002 के अंदर गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें इसका जो प्रमुख जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, यह सरकार तथा न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश वो कर सकता है। इसका एक सबसे प्रमुख है वो कारण है वो माना जा सकता है, ये कभी भी इसमें जो सुनने का इनको अधिकार तो होता नहीं है, ये अपनी जो भी सिफारिशें करने के बाद कोर्ट के अंदर ये सिफारिशें चलाने के लिए इसको अवगत है वो करा सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जानने के लिए आप NHRC की जो वेबसाइट है ये दे रखी है, NHRC की वेबसाइट है, उसके अंदर आप इस पर बेहतरीन तरीके से इसमें आप अपडेट आपको जान सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। अब आगे आ जाता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, इनका मकसद क्या होता है, किस तरीके से इनको निर्धारित है वो किया जाता है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन हो जाता है। तो इससे रिलेटेड हमारा आगे का ये टॉपिक है वो हम इसमें जो इसकी जो स्टडी है वो करते हैं। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसमें सभी नागरिकों को समानता लाना, सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, लेकिन इनके साथ वे नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बना सकते थे। अब जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होने के बाद, सरकार जब स्वतंत्र होने के बाद, जब हम 1947 को जब आज़ाद हुए थे, तो पहले ही उनको ये पता था हमारे संविधान के निर्माताओं को कि किस तरीके से आने वाले समय के अंदर हमारी जो नीतिगत जो समस्याएं उनका सामना करना पड़ सकता है, कि सरकार को सभी नागरिकों को समानता के भाव से लाना और कल्याण की जो नीति बनाना वो सबसे प्रमुख मुद्दा उनका माना गया था। और अब ये था कि एक जब समस्या आएगी और सभी समस्याओं का समाधान भी करना है, तो लेकिन उसके लिए अपने आप को जो सेल्फ डायरेक्शन देना वो बहुत ज़रूरी था। किस तरीके से जो सरकार थी अपने आप को डायरेक्शन है वो दे सकती थी, और इसी के साथ ही जो नीतियाँ बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जो पॉलिसी बनाई जानी थी, उनको
सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना था, यानी कि एक उनको कहीं ना कहीं बाध्यकारी भी नहीं बनाना था और उनको सेल्फ डायरेक्शन भी देना था। इसकी वजह से ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए थे वो इसी वजह पॉलिसी से बनाए गए थे कि सरकार के द्वारा जो भी सरकार राज्य सरकार कार्यप्रणाली को अपनाएगी तो वो किन किन चुनौतियों का सामना करेगी और किन किन चुनौतियों का सामना करने के बाद उनका समस्याओं का समाधान वो किस तरीके से किया जाएगा। तो ये अपने आप को ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम अपने आप को मान सकते हैं कि एक सेल्फ डायरेक्शन देना है सरकार को, अपने आप को जो सेल्फ डायरेक्शन देना ही इसका माध्यम है वो माना जा सकता है। संविधान में कुछ निर्देश तत्वों का समावेश तो किया था लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था है वो नहीं की गई थी, यानी कि कुछ तो इनको डायरेक्शन है वो दे दिए गए थे अपने आप को सरकार को डायरेक्शन देना, लेकिन इनको किसी भी तरीके से कोर्ट के द्वारा इनको लागू है वो नहीं करवाया जा सकता था। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते हैं कि उसे लागू करवाने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे, यानी कि कुछ ऐसी जो कार्यप्रणाली या नीतिगत नीतियाँ थी जिनके माध्यम से हम सरकार को ये आदेश है कोर्ट के द्वारा नहीं दिलवा सकते थे कि ये जो आदेश है जो कानून है जो नीतियाँ उनको सरकार के द्वारा इनको लागू करवाया जाना चाहिए। यानी कि वो जैसे हम हमारे अधिकारों के तहत हम क्या कर सकते हैं, सरकार के द्वारा या किसी व्यक्तिगत द्वारा इनका हस्तक्षेप करने की वजह से हम कोर्ट में जाके उनका क्या कर सकते हैं, उनका पालन करवा सकते हैं, उनकी नीतियों के लिए विस्तृत व्याख्या करवा सकते हैं। लेकिन जो ये कुछ ऐसी नीतिगत फैसले थे जिनके माध्यम से सरकार को हम जो डायरेक्शन है वो नहीं दे सकते थे, इसलिए कहा जा सकता है कि नीतिगत तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि इसको एक अलग सेपरेट हिस्सा मान लिया जा सकता है। ये वाद हो गया नहीं है, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता और किसी भी तरीके से इनको राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व है इनको सरकार के द्वारा इनको लागू है वो नहीं करवाया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीतियों के निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते हैं कि जनता उन्हें लागू करवाने की जिम्मेवारी बाहरी सरकारों पर डाल सकती है। जिस तरीके से हमारे निर्देशक संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इस बात का नैतिक तर्क भी दिया था कि क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को जो डायरेक्शन लेने के लिए चीज़ को बाध्य नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसको गंभीरता से सरकार के द्वारा लिया जा सकता था, जिसकी वजह से सरकार के द्वारा उन नीतिगत फैसलों के ऊपर जो विचार जो शक्ति थी जो फैसले थे वो सरकार के द्वारा गंभीरता से लिए जाने थे। यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जानी थी वो जो सरकार को खुद ही डायरेक्शन देती थी और सरकार को उसके ऊपर कार्यप्रणाली थी वो अपनानी थी। और इसके अलावा अगर देखा जाता था तो उनको कहीं भी तरीके से उनको लागू करवाने के लिए सरकार के ऊपर जो जिम्मेवारी थी वो नहीं डाल सकती थी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों का एक निर्देशक सूची बना रखी है। निर्देशों की उस सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहते हैं। जिस तरीके से ये अलग अलग तत्वों से इनको बनाए गए जो इनकी बातें हैं उनकी वजह से इनको नीति निर्देशक तत्वों की वजह से कहा जा सकता है जो सरकार को अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए प्रोत्साहित है वो करती हैं। तो कुछ ऐसे कौन से तत्व हैं जो मुख्य रूप से उसके बारे में बताए जाते हैं, उनके बारे में हम जो देख सकते हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, यानी कि एक समाज पॉलिसी के तहत एक स्वस्थ सरकार बनाने के लिए समाज का निर्माण करने के लिए हमें जिन जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों की आवश्यकता होती है उनको हम स्वीकार है वो करना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे उसके जो पैरामीटर है वो माने जा सकते हैं। वे सरकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए और उन्हें वे नीतियाँ हैं वो यानी कि जिसके अलावा जो मौलिक अधिकार सरकार को दिए गए हैं इनके अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सरकार को या नागरिक को मिलने चाहिए, उनका वर्णन है वो किया गया। वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए वो ऐसी पॉलिसी ऐसी कार्य योजना जिनको सरकार को स्वीकार व जरूर है वो करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। जिस तरीके से हमने फ्यूचर का सब भारत के संविधान के निर्माताओं ने कि उसकी कल्पना की थी, जिस तरीके से हमारा भविष्य का जो भारत है वो बनाए जाने की जो कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी उसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो किया जा सकता है। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया था, यानी कि समय समय के ऊपर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाने की वजह से भी सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू भी किया था।
जैसे अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई फैक्ट्री अधिनियम बनाए, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया, कम से कम न्यूनतम मजदूरी है, कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया, यानी कि जो भी उद्योग इंडस्ट्री है उसको सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाकर उसको प्रोत्साहन वो दिया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण इन आदि प्रयासों को दर्शाते हैं, यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए, उनके कल्याण करने के लिए कुछ आरक्षण की जो पॉलिसी है वो माध्यम है वो बनाया गया है। उनके माध्यम के द्वारा इनका जो अध्ययन है वो हम देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, कानूनी बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की आदि व्यवस्था को शामिल करना। तो इन पंचायती राज व्यवस्था की वजह से हम मान सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की वजह से ही पंचायती राज व्यवस्था की अगर जो स्थापना की गई है सभी राज्यों के अंदर, सभी गांव के नागरिकों के जो ग्राम पंचायत की वजह से जो सेल्फ उनको अपना विकास डेवलपमेंट करने के लिए योजना बनाई गई है, रोजगार गारंटी की योजना बनाई गई है, जो सीमित काम का अधिकार दिया गया है, यानी कि काम के आपके जो कार्य करने के जो घंटे वो निर्धारित की गई है, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है, और जितनी तरह की उनकी जो पॉलिसी बनाई जाती है बच्चों की वजह से वो सभी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल है, वो मानी जा सकती है। अब आगे आ जाता है हमारा जो मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यानी कि जैसे हमारे अधिकार हैं और सरकार के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ठीक उसी तरीके से ही भारतीय संविधान के द्वारा कुछ मौलिक नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं ताकि उनका पालन करना आपको जरूरी माना जा सकता है, क्योंकि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए यह बड़ा जरूरी है वो माना जा सकता है। तो किस वजह से, किन कारणों की वजह से इनका जो प्रावधान वो किया गया है, इस पॉइंट के माध्यम से अच्छी तरीके से दिया गया है। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख है वो किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। यानी कि भारतीय संविधान के लिए भारतीय नागरिकों में भारत के संविधान के द्वारा 1976 में 42वां जो अमेंडमेंट है वो करने के बाद कुछ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे, जिसमें कुल है जो हमारे 10 कर्तव्यों का प्रावधान है वो किया गया है, जिसके माध्यम से इनको एक सूची बनाई गई है जिसके अंदर अलग अलग तरीक़े से इनका हमारा जो ड्यूटीज़ है वो निभाई गई है। लेकिन उनको लागू किस तरह से करवाया जाएगा, ये हमारा संविधान उसके लागू करवाने के बारे में कुछ विस्तृत व्याख्या वो प्रस्तुत है वो नहीं कर सकता। नागरिकों के रूप में हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारे का बढ़ावा का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा वो करनी चाहिए। हमारा जिस तरीके से हमारा संविधान का निर्माण किया गया है उसके तहत ये कुछ नागरिकों के रूप में देखा जा सकता है कि हमें हमारे संविधान का जो संविधान है उसका पालन करना चाहिए, हमारे देश की सुरक्षा करनी चाहिए, और जितने भी हमारे देश के अंदर रहने वाले जो भी हमारे नागरिक हैं सभी के अंदर भाईचारे का प्रयास है वो करना चाहिए। और इसी के तहत हमारे कुछ एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है पर्यावरण की रक्षा करना। हमारा जो भी हमारा एक गिरता हुआ जो पर्यावरण का स्तर है, स्वच्छ पर्यावरण का स्तर है, उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें जो ये हमारा मौलिक कर्तव्य बन जाता है नागरिकों का कि उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें उपाय है वो करने चाहिए। तो देश की रक्षा हो, चाहे संविधान का पालन करना हो, चाहे नागरिकों में भाईचारा बढ़ाना हो, चाहे पर्यावरण की सुरक्षा करना हो, तो ये कुछ पॉइंट आ जाते हैं जो मौलिक कर्तव्य के माध्यम से हमें बताया गया। परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के पालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर है वो नहीं पड़ता। जिस तरीके से इनका वर्णन किया गया उसको पालन करवाने के लिए मौलिक अधिकारों को जिस तरीके से मौलिक कर्तव्य अधिकारों का पालन करवाने के लिए जिस तरीके से मौलिक कर्तव्य का भी हमारा वर्णन किया गया, तो वो कुछ मौलिक अधिकार हैं, हमें ये नहीं देता कि आपको इस शर्त पे इन अधिकारों का पालन वो आपको करना होगा। तो कहीं ना कहीं जब किसी के लिए रूल ना बनाया गया, किसी नागरिक के लिए रूल ना बनाया गया, आपके किस प्रणाली या किस कार्यविधि के तहत इनका जो आदेश है वो मानना होगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान को थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिश वो करते हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, अगर
उनको उल्लंघन किया जाता है, किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है, तो हम कोर्ट के द्वारा उनका पालन वो करवा सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य के लिए ये प्रावधान है वो नहीं दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर मानवाधिकार से संबंधित और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाए गए उससे संबंधित हमने उसको समझने की और जो नागरिकों को दिए गए मौलिक कर्तव्य है उनको किस तरीके से विस्तृत व्याख्या की गई उनके बारे में समझने की कोशिश है वो हमने की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद दीपक को, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ अपनी जो स्टडी है वो अपनी कंटिन्यू रहें, अपने नोट्स बनाते रहें जब तक कोविड-19 की वजह से हमारी जो कंटिन्यू क्लासेस ना लग जाएं, तो अपनी स्टडीज़ जारी रखें और पढ़ते रहें। और इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।